हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर और मेरी आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन और आज इसकी थर्ड क्लास हम अटेंड करने जा रहे हैं। लास्ट की दो क्लासेस में हम सभी ने क्या क्या सीखा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जिसका एक काफ़ी ब्रॉड डिस्कशन हमने किया था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसे कहा जाता है ये हम सब ने सीखा। और आज की क्लास में वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। पर राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम सबको दो काम करने हैं। एक काम क्या करना है कि अपनी कॉपी और पेन उठा के एकदम रेडी हो जाना है ताकि जो मैं पढ़ाते जाऊं वो आप सबको एकदम समझ में आता जाए, तुरंत नोट करते जाओ। और दूसरा काम ये करना है कि राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ताकि हम राउल्ट्स लॉ को ईजिली समझ सके कि राउल्ट्स लॉ में जो कुछ टर्म्स यूज होंगे उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आप सभी रेडी हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप सभी डाल लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम लोग करेंगे जितने भी सब्सटेंस हम जानते हैं उनको वेपर प्रेशर के लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। मींस हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी तक हमने सब्सटेंसेस को 11th क्लासेस में डिवाइड किया था, जैसे प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, उनके अंदर भी कई सब कैटेगरीज जैसे कंपाउंड, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर्स, जिसमें से होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते थे। बट यहाँ पे हम सब्सटेंस को ना वेपर प्रेशर को बेस मानते हुए डिवाइड करेंगे। मींस वेपर प्रेशर की कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं कि सब्सटेंस को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, पहले होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज वोलेटाइल सब्सटेंसेस और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये तो दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या है, तो देखिए वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास वेपर प्रेशर की कोई एक फिक्स या डेफिनेट वैल्यू होगी। कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो वोलेटाइल होंगे। और वेपर प्रेशर की वैल्यू कब मिलेगी, जब वो सब्सटेंस वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी रखता होगा। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी रखते हो मीन्स क्या हो, वोलेटाइल हो। ठीक है, मीन्स सॉरी, जिनके पास वेपर प्रेशर हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। मतलब अगर मैं पूछूं कि इनके लिए पी नॉट वैल्यू कैसी होगी, तो वो 0 के बराबर नहीं होगी। वोलेटाइल सब्सटेंसेस की पी नॉट वैल्यू का क्या मतलब, वेपर प्रेशर की वैल्यू इनके लिए 0 नहीं होगी। लेकिन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। मींस जिनके पास वेपर प्रेशर की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गई बात। अब जैसे देखिए वोलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे कौन कौन, तो नॉर्मली कुछ लिक्विड्स जैसे कि वाटर हो गया, इसके अलावा बेंजीन हो गया C6H6 और एसीटोन वगैरह। एसीटोन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर में सॉरी यहाँ बना दिया है मैंने ये। तो ये सारे क्या हैं, ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं। ये वोलेटाइल क्यों हैं, क्योंकि ये सभी वेपर फेज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। सारे के सारे वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। मींस इनके पास वेपर प्रेशर की एक कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। बात आ गई समझ में। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हम किन्हें कहेंगे, तो देखो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे ना, इन्हें हम कह देते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी सॉलिड हैं वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। जैसे कि ग्लूकोज के क्रिस्टल्स हो गए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो ग्लूकोज, इसके अलावा यूरिया के क्रिस्टल्स,
चीनी के क्रिस्टल्स यानी कि सुक्रोज, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के, क्योंकि ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, कॉमनली यही तीनों आपको दिखेंगे। तो ये वो सब्सटेंसेस है जो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे, मींस इनके पास वेपर प्रेशर की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह से अब देखिए हमने सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज बना ली, एक तो वोलेटाइल जिनके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, और दूसरे नॉन वोलेटाइल जिनका वेपर प्रेशर 0 के बराबर होगा। अब मैंने ये आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्यों पढ़ाया? क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी जो है ना, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, हम यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ में। समझ में आ गई बात? तो चलिए ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब हम सीधे पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। चलिए तो अब हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं। आप सब भी हेडिंग साथ ही साथ मेरे नोट कर लीजिए। राउल्ट्स लॉ। अब देखिए अगर मुझे राउल्ट्स लॉ पढ़ना है ना, तो राउल्ट्स लॉ को भी मुझे यहाँ से दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। राउल्ट्स लॉ डिफरेंट टाइप का नहीं होता, हम बेसिकली राउल्ट्स लॉ तो वही होगा, लेकिन सॉल्यूशन की कैटेगरीज के हिसाब से जो उनका नेचर होगा उसके हिसाब से इसका जो स्टेटमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये कैटेगरीज देखिए कैसी है। राउल्ट्स लॉ एक बार हम उस सॉल्यूशन पर अप्लाई करेंगे जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो पहला किसके लिए? सॉल्यूशन कंटेनिंग विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मतलब एक वो सॉल्यूशन है जिसमें मेरा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। समझ में आ गई बात? और दूसरा उन सॉल्यूशंस के लिए जिसमें मेरा सॉल्यूट कैसा है? वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ गई बात? तो एक वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, और दूसरे वो जिनमें सॉल्यूट कैसा है? वोलेटाइल है। एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी राउल्ट्स लॉ की हम बात करेंगे तो हम अब से आपको याद रखना है, ए से कंपोनेंट ए अगर मैं लिखूंगा तो ए हमेशा डिनोट करेगा किसको? सॉल्वेंट को। आप याद रखेंगे जब भी मैं लिखूंगा ए तो ए किसे डिनोट करेगा? सॉल्वेंट को। और सॉल्वेंट हमेशा ही कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे मेरा सॉल्वेंट कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर का होगा, और मैं इसे ए से डिनोट करूंगा। ठीक है, जब भी आपको बी दिखा मिले तो बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को। सॉल्यूट जो भी होगा उसे हम बी से यहाँ पर डिनोट करेंगे, और सॉल्यूट जो है मेरा वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो हमने उसी के हिसाब से दो कैटेगरीज बना ली हैं, तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, बात इतनी आ गई समझ में? तो राउल्ट्स लॉ जिसे हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और दूसरा वो सॉल्यूशंस जिनमें वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। ए से हम डिनोट करेंगे सॉल्वेंट को, बी से हम डिनोट करेंगे सॉल्यूट को, और स्पेशली इस बात को ध्यान रखें कि सॉल्वेंट जो भी है वो हमेशा ही कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर का होगा। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरी बात, तो दूसरी बात हम पढ़ते ही समय समझ लेते हैं, आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो हेडिंग आप सभी नोट कर लीजिए कि राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखिए हम राउल्ट्स लॉ नाम क्यों दे रहे हैं? राउल्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ दिया था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इन सॉल्यूशंस के लिए मुझे राउल्ट्स लॉ पढ़ना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी मेरा सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक कंपोनेंट उसका कौन है? सॉल्वेंट है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से।
और दूसरा कंपोनेंट कौन है, सॉल्यूट, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बी से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस केस के लिए सॉल्वेंट मेरा कैसा है, वोलेटाइल है, जो कि हमेशा ही कैसा होगा, वोलेटाइल। लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट मेरे लिए इस केस में कैसा है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट के, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, P0A के बराबर। P0A क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, मतलब अभी जब सॉल्यूशन नहीं बनाया था, एक तरफ सॉल्वेंट था मेरे पास और एक तरफ सॉल्यूट रखा था, दोनों को मिला के सॉल्यूशन नहीं बनाया था, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस प्योर स्टेट में कितना था, P0A। ठीक है, P0A यहाँ पर मेरे लिए क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एकदम प्योर था जब सॉल्वेंट, अभी मैंने उसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया था, उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर है। और याद करिए वेपर प्रेशर वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम यूज करें P0, तो नॉट हमेशा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और A लगा दिया मैंने, मतलब ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का है, प्योर स्टेट का। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था वो कितना होगा, P0B होगा। लेकिन यार मेरा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। मतलब P0B जो कि सॉल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। लेकिन सॉल्वेंट के लिए ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ से इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं, तो अब हम फाइनली आ जाते हैं राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करिए ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, इस एक कंटेनर में मेरे पास यहाँ पर कौन है, ए मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए किसके पार्टिकल्स होंगे, ए के पार्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किसके पार्टिकल्स बने, ए के पार्टिकल्स, और ये कंटेनर कैसा है, बंद है। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ से ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा होगा स्पॉन्टेनियसली अपने आप, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्योर स्टेट में है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P0A के बराबर सॉल्वेंट का। अगर मैंने इसके अंदर मिला दिया अपना सॉल्यूट जो कि कौन है, B, तो प्लस B जब मैं इसमें करूँगा, B कैसा है, नॉन वोलेटाइल, लिखते चलेंगे सब कुछ। B कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके लिए जो P0B की वैल्यू है वो कितनी है, 0 के बराबर है। अब जब फाइनली मैंने B को मिला दिया, और B को मिलाने के बाद यहाँ पे ये जो मेरा नया कंटेनर बन के रेडी हुआ, इसमें मेरे लिए ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने A था मेरे पास, उसमें B को ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखिए A तो यहाँ पर था ही, पहले से यहाँ पर सॉल्यूशन में A मौजूद था, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ सॉल्यूशन में A था, B भी आ चुका है, तो A B इस तरह से ये सीरियल वाइज एक हम यहाँ पर ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए जब तक यहाँ पे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, तब तक उसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू P0A थी। जब मैंने B को उसमें मिला दिया, तो यहाँ पर अब A तो वेपराइज देखिए होगा, लेकिन B वेपराइज होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, PA के बराबर। मैंने क्या सपोज कर लिया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, PA के बराबर। बात आई समझ में। अब देखिए B तो यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का है नहीं, उसका खुद का वेपर प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन B खुद तो कन्वर्ट नहीं होता, साथ ही साथ में A के जो मॉलिक्यूल्स देखिए सरफेस पर जो यहाँ कंटिन्यूसली ज़्यादा थे, उनकी जगह भी इसने ले ली। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने वाला है। क्यों, क्योंकि पहले देखो A के कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जा रहे थे, तो उसका वेपर प्रेशर P0A था, ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि B भी आ चुका है, B भी एग्जिस्ट मार चुका है, तो अब A के कुछ पार्टिकल्स जो है वो वेपर फेज में नहीं जा पा रहे, रुक जा रहे हैं वहीं पर, ठीक है, B की वजह से। तो अब ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना है, डिक्रीज होना है।
अच्छा एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि देखो ये जो PA है, PA जो है ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको मैंने कंसीडर किया है, उस PA की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, मतलब जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उसमें जो वेपर प्रेशर की मुझे वैल्यू मिलनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, A की वजह से, क्योंकि A ही इकलौता एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वोलेटाइल फेज में। ठीक, तो ये जो PA है यहाँ पर PA ही क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे मैंने माना है। और साथ ही साथ में ये ही PA जो है वो इस सॉल्वेंट का, ये जो सॉल्वेंट A है मेरा, उसका सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर भी है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, तो इस इंडिविजुअल सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर कितना है, P0 है, जब ये प्योर स्टेट में था। लेकिन अब जब मैंने इसमें B मिला दिया है तो अब तो ये इम्प्योर हो गया ना, और इम्प्योर होने के बाद इसने क्या बना लिया, सॉल्यूशन। तो अब सिर्फ और सिर्फ A तो प्योर फॉर्म में है नहीं, इसमें B भी है, तो जाहिर सी बात है अब इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्वेंट A के लिए वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है सॉल्यूशन बन जाने के बाद वही कितनी है, PA के बराबर है। और यही PA क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। समझ में आ गई बात। तो PA क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और साथ ही PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन बनने के पहले A का वेपर प्रेशर कितना था, P0A था, और सॉल्यूशन बन जाने के बाद A का वेपर प्रेशर कितना हो गया है, PA। और यही PA जो है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट A का, वही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर भी है, क्योंकि सिर्फ इकलौता यही एक कंपोनेंट इसमें मौजूद था। तो आई होप इतनी बातें तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पर राउल्ट्स लॉ लगाएं इस सॉल्यूशन के लिए, कि राउल्ट्स लॉ इस सॉल्यूशन की स्टडी करने के लिए क्या कहता है, तो समझेंगे एकदम आराम से इस बात को। राउल्ट्स लॉ देखिए क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर, यानी कि अगर मैं बात करूं PA की, PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के अंदर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, यानी कि जीटा ऑफ A। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ उस कंपोनेंट का जिसका वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्या है, राउल्ट्स लॉ। समझ में आ गई बात। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, राउल्ट्स लॉ। अभी कंप्लीट ये स्टेटमेंट नहीं है, तो राउल्ट्स लॉ से हमें अभी एक रिलेशन क्या मिला कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, मतलब कंपोनेंट A का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। इसमें सपोज कर लो A का मोल फ्रैक्शन कितना है, XA, और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB मीन जीटा B और जीटा A। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा यहाँ पर, तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव जब भी हम करके इक्वल का साइन लगाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट में क्या लिख ले रहा हूँ, K, और इनटू में क्या है, जीटा ऑफ A। बात आ गई समझ में। ये तो यहाँ से एक मेरे लिए इक्वेशन बन गई जिसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ रफ कर देता हूँ ताकि आगे वर्क हम कर पाएँ। तो अब देखिए यहाँ से मैं बोलूँ आपसे कि जब व्हेन, थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, जब XA इक्वल टू 1 था, XA इक्वल टू 1 का क्या मतलब, देखिए मोल फ्रैक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं पूछूं कि XA प्लस XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मैं जब बोल रहा हूँ XA इक्वल टू 1, मतलब XA ही खुद 1 के बराबर है,
तो ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर xb की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो x से 1 के बराबर हो पाएगा। इतनी बात आपको आ गई समझ में। और xb 0 कब होगा? जब वो सॉल्यूशन में होगा ही नहीं। मतलब जब xb सॉल्यूशन में नहीं है, यानी मैं कब किस समय की बात कर रहा हूँ? जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, प्योर स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पर when x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? जब सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्योर सॉल्वेंट, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया गया है। तो जब x से 1 के बराबर था तो यहाँ पर मेरे लिए जो PA है वो किसके बराबर होगा? P नॉट A के। PA क्या है? A का इस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर। लेकिन जब ये प्योर सॉल्वेंट था, मतलब x इक्वल टू 1 का क्या मतलब? जब ये प्योर सॉल्वेंट था तब इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी थी? P नॉट A के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब x से 1 है तो PA किसके बराबर होगा? P नॉट A के। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो जो PA इक्वल टू P नॉट A है यहाँ पर मेरे सामने, इस वैल्यू को ही मैं उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये दोनों वैल्यूज। तो मैं बोलूँगा क्या कि पुट इन फर्स्ट, इन दोनों वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ। तो देखिए पुट करते ही क्या होगा? यहाँ से बनेगा PA की जगह सॉरी हमें क्या रख देखो PA की जगह क्या रखना है? P नॉट A। तो P नॉट A इज इक्वल्स टू K तो ऐसे ही रहेगा, इंटू XA की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। तो XA यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? 1। तो K इंटू 1 यहाँ हो गया। मतलब यहाँ से निकल के क्या आया? K इज इक्वल्स टू P नॉट A। ये हमें एक रिलेशन मिला, हाँ या ना? अब K इक्वल्स टू P नॉट A आपको जो मिल गया ना, उसकी वैल्यू आप उठा के कहाँ पुट कर दो? इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे? पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जब इसे फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे तो देखो अब हम फाइनली राउल्ट लॉ के स्टेटमेंट पे पहुंच रहे हैं। इससे इस वाली इक्वेशन, ये जो येलो ब्रैकेट के अंदर मैं इक्वेशन लिखी है मैंने, इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा? यहाँ पर मेरे सामने है PA इज इक्वल्स टू K की जगह मुझे क्या पुट करना है? P नॉट A। तो P नॉट A इंटू में क्या है मेरे साथ? XA। तो ये हो गया XA। तो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA। यही जो है ये है राउल्ट्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ। कौन से सॉल्यूशन के लिए? जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस containing नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ गई बात? और यही क्या है? यही एक्चुअल राउल्ट्स लॉ भी है। अब यहाँ से देखिए PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA का मतलब क्या है? राउल्ट्स लॉ की अगर हमसे बात करें तो राउल्ट्स लॉ हमसे ये कहता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट का, यहाँ कंपोनेंट कौन है? A। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी वोलेटाइल कंपोनेंट की हम बात करते हैं, नॉन वोलेटाइल की नहीं। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो कि यहाँ पर कितना है? PA, उस सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, जो कि इस इक्वेशन से ये बात क्लियर हो गई। तो यही क्या है? राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ यही है किस सॉल्यूशंस के लिए? जो सॉल्यूशंस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखते हैं। ठीक है, तो मेन अगर आपसे कभी कोई राउल्ट्स लॉ पूछे तो आप यही वाला बताओगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो फाइनली हम राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आप एक काम करो, हेडिंग जब आप लिख लो, ये आपने लिख लिया, इस चीज़ को आप रफली नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हेडिंग डाल के नीचे हम लिखेंगे राउल्ट्स लॉ। सॉरी, राउल्ट्स लॉ हेडिंग में आपको क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is equals to mole fraction of that component in the solution into vapor pressure of that component in the pure state
बात आ गई समझ में, या फिर इज इक्वल्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। बात आ गई समझ में, दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये तो देखिए राउल्ट्स लॉ हमने किसके लिए पढ़ा, ऐसे कंपोनेंट्स के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जिन सॉल्यूशंस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ से ये बात तो यहाँ पर एक हो गई, एंड खत्म हो गई, बट यहीं पर इसी टर्म के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ना होता है जो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आई होप आप सबने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करके अब बढ़ता हूँ सीधे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। चलिए आप सब भी मेरे साथ साथ हेडिंग नोट कर लीजिए। हेडिंग है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और साथ ही साथ में ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होती है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस चीज को हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, अभी हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अभी अभी मैंने देखा राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, उनके लिए क्या था राउल्ट्स लॉ, PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू में XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ से देखिए मुझे मालूम है कि किसी सॉल्यूशन के लिए XA प्लस XB का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी यहाँ से अगर मैं वैल्यू XA की निकालना चाहूँ तो XA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस XB के बराबर। ठीक है, अब XA की जो ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिली है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इस सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA है, तो XA की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस में XB। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो PA इज इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P0A माइनस में P0A XB बन जाएगा यहाँ पर मेरे लिए। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले टर्म को जिसमें मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ इसे। तो मैं इसे इस तरफ जब भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, P0A इंटू XB इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास इस तरफ कौन बचा, P0A, और इस तरफ से मैं PA को इधर बुला लेता हूँ, तो यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में PA। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू यहाँ मेरे लिए बन रही है P0A माइनस में PA। अभी अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि जो हमने अभी पिछला लॉ देखा राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें क्या था, शुरुआत में सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना था, P0A था। बाद में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, PA हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से था, A की वजह से। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि PA यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से कैसी होगी, कम होगी। कब, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है। यानी कि यहाँ से जो PA है वो लेस देन है क्या, P0A से। P0A ज़्यादा है किससे, PA से। समझ में आई बात। मतलब एक रिजल्ट तो पीछे से क्या निकलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी कम होती है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू। कब, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि P0A की वैल्यू ज़्यादा है और PA की वैल्यू
कम है। मान लो पहले जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर 10 atm के बराबर था, और बाद में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना था 10 atm, और जब सॉल्यूशन बना तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 5 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बोलो चेंज कितना आया, यानी कि लोअरिंग कितनी हुई वेपर प्रेशर में, तो आप बोलोगे 5 की 5 atm वेपर प्रेशर कम हो गया है। कैसे पता चला? पहले वाला 10 माइनस उसमें से बाद वाला 5। तो देखो ये टर्म भी क्या लिखा हुआ है, P0A माइनस PA, यानी कि पहले वाला जो ज़्यादा था माइनस बाद वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कम है, मतलब P0A माइनस PA आपको क्या बताएगा कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। तो इस टर्म का भी एक स्पेशल नाम होता है। इस टर्म P0A माइनस PA को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये सिर्फ लोअरिंग है, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग लिखा हुआ है। तो ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ध्यान रखेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसे कट बना देते हैं कि ये नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक तो बात आप समझ गए। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो XB इज इक्वल्स टू, मेरे सामने क्या बना टर्म P0A माइनस में PA, ये पहले से है, यहाँ पर P0A मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा P0A। अब देखिए ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, मतलब अब मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है, जो कमी आई है, उसको रिलेट कर रहा हूँ किससे? सॉल्यूशन के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से रिलेट कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये जो टर्म बना XB इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये टर्म हमारा टारगेट था ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो XB क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA अपॉन में P0A। यहाँ से आपको एक टर्म और पता चला, एक बात और पता चलती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? और यहाँ से देखिए एक बात और, अब इस वाली इक्वेशन को देखते हुए हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट लॉ की जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो। हम क्या बोल सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के लिए कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट which is non-volatile present in a solution containing a volatile solute is equal to the relative lowering of vapor pressure। बात आई समझ में? तो एक स्टेटमेंट हम इस तरह से यहाँ पे और बना सकते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको कैलकुलेशंस करनी होगी तो आप इसी टर्म की यहाँ पर हेल्प लेंगे। अब इस वाली इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके भी थोड़ा यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसका मॉडिफिकेशन करें तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि P0A माइनस में PA अपॉन में P0A, ये बराबर होगा किसके? XB के। और XB क्या? XB का मतलब NB अपॉन में NA प्लस NB, यानी जिसका अपॉन में सबका। तो इस वाली इक्वेशन का भी यूज़ करते हुए हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और देखिए अगर कभी भी मेरा यहाँ पर नीचे सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत ही कम हो, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो आप यहाँ पे NB को लगभग कितना मान सकते हो? 0। तो यहाँ पे ये टर्म फिर और छोटा हो जाएगा, सिर्फ बचेगा NB अपॉन में NA, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते इसमें करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के यूज़ किया जा सकता है। अभी मेन क्या था? कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट जितना अभी इतनी देर से हमने इतनी भी बकवास की, उसका नेट कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उनका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बात आई समझ में? और एक चीज लगे हाथ और ये याद कर लो कि जब भी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक रिजल्ट अब मेरे सामने यहाँ पे और निकल के क्या आ गया कि वेपर प्रेशर जो होता है VP लिख देते हैं शॉर्ट में,
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी के। वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब क्या है, कम हो जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान में रखेंगे। सारा कंक्लूजन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कॉन्सेप्ट में, तो ध्यान में रखेंगे। ये अब अगर आप समझ गए हो, नोट कर लिया हो आपने, तो हम नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हमारा ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जिनमें वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसमें सॉल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल, अब सॉल्यूट कैसा होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आप सब भी मेरे साथ हेडिंग लिखते चलिए। हेडिंग हमारे लिए राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस containing volatile solute, ठीक है। अब ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट भी कैसा है, वोलेटाइल, और सॉल्वेंट तो मेरा हमेशा ही वोलेटाइल होगा। तो ऐसे वाले इस केस में अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट हैं यानी कि सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और सॉल्यूट जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से। सॉल्वेंट देखिए जो यहाँ पर मेरे लिए है वो तो कैसा है, वोलेटाइल नेचर का, इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल, और सॉल्यूट भी इस बार कैसे नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का ही है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस बार दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल। पिछली बार दोनों कैसे थे, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और इस बार जो मेरा सॉल्यूट है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा, P0 भी, इतना तो अब आप समझ ही चुके हो। और ये भी 0 के बराबर नहीं है क्योंकि ये कैसा है, वोलेटाइल है। इस बार नॉन वोलेटाइल होता तब 0 होता। समझ में आ गई बात। अब इतनी चीज़ें जब हम यहाँ समझ चुके हैं तो चलिए यहाँ पर अब समझ लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हमने वैसे सॉल्यूशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए एक कंटेनर यहाँ पर मेरे पास, और कंटेनर के अंदर अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। मतलब इस कंटेनर में अभी सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए है, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, सारे किसके, ए के। ये वोलेटाइल है तो सब वेपर फेज में अपने आप कन्वर्ट हो रहे होंगे आराम से। और यहाँ पर मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर की P0 A, ये आप समझ गए। अब अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं B को प्लस B इस बार कैसा है, वोलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P0 B के बराबर, और ये है कैसा, वोलेटाइल। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब जब मैंने सॉल्वेंट A के अंदर सॉल्यूट B मिला दिया तो जो चीज़ यहाँ बनकर तैयार हुई उसका नाम होगा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर इस बार A के भी मॉलिक्यूल्स हैं और B के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल। तो A अल्टरनेट यहाँ मॉलिक्यूल्स हम अरेंजमेंट दिखा देते हैं। इस बार A उड़ेगा, बोलेंगे उड़ा, और साथ ही साथ में B भी उड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस बार दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो अब देखिए इस केस में अकेले A था, यहाँ पर A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P0 B था, B को मिलाते ही बन गया सॉल्यूशन, और इस बार A और B दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो अगर मैं यहाँ सपोज कर लूँ कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर कितना है, PS का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे मैंने क्या मान लिया, PS। P0S नहीं मानेंगे, नॉट हम कब यूज करते हैं, प्योर स्टेट के लिए। लेकिन क्या ये प्योर है, नहीं, एक से ज्यादा कंपोनेंट है, A भी है B भी, तो नॉट नहीं लगाएंगे, बस PS। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ से सिर्फ A था अकेला, कोई दम नहीं, अकेले में क्या है, और जब B आ गया तो इस बार B भी सपोर्ट कर रहा है वेपर प्रेशर को बढ़ाने में। यहाँ पर ये अकेले बढ़ा रहा था, B भी वोलेटाइल है, बोला चल भाई मैं भी मदद करता हूँ, तो दोनों वोलेटाइल है। तो इस बार ये जो सॉल्यूशन का मेरे लिए वेपर प्रेशर होगा ना, वो दोनों के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि इस बार दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल। तो हम बोलेंगे जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का,
वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पी नॉट ए से, यानी सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से। हम सिर्फ सॉल्वेंट के साथ ही डील इस बार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने किससे चेक किया था, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हम कन्वर्ट कर रहे थे कि बढ़ा कि घट गया, क्योंकि सॉल्यूट को डालने पर ही इफेक्ट चेक हो रहा है ना सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी। लेकिन जब ए और बी सॉल्यूशन के अंदर चले गए तो भाई दोनों का वेपर प्रेशर तो बदल जाएगा। और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए का वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन के अंदर कितना, पी ए, और बी का सॉल्यूशन के अंदर जाते ही वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी बी के बराबर। क्योंकि अब ना ए प्योर है ना बी, इसी वजह से हम यहाँ पर नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉट यहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात। चलिए, अब अभी अभी हमने पीछे क्या देखा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमसे क्या कहता था कि किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के उस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उस सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक, मान लो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर ए के एक्से मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब पी ए कितना होगा, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, तो ये होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर। इसमें कोई शक नहीं है, तो अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, यही राउल्ट्स लॉ है। और पी बी अगर कितना होगा इस बार, तो पी बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी के बराबर। इसमें भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अगर हम रिलेट करें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस बार ए की वजह से भी है और बी की वजह से भी है। पी ए भी हेल्प कर रहा है और पी बी भी हेल्प कर रहा है, तो जो दोनों का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वही तो पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक, मतलब जो पी एस है वो पी ए और पी बी दोनों के बराबर होगा। ये हमने कहाँ से रिलेट किया, 11th क्लास गैसेस स्टेट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर कुछ गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाए, एक मिक्सचर बना लिया जाए, तो पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होता है वो अलग अलग गैसेस के थ्रू लगाए गए प्रेशर के सम के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स के थ्रू लगाए गए अलग अलग वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये बात हम यहाँ से समझ गए। ठीक है, आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो अगर आपको 11 का वो कॉन्सेप्ट ध्यान में ना आ रहा हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी दोनों के सम के बराबर होगा। अब जस्ट सिंपल हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए पी एस इज इक्वल्स टू, पी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, और प्लस लगाएंगे पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो यहाँ से ये जो है इक्वेशन हमारे सामने बन के आई है, पी एस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही क्या है, राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि वो सॉल्यूशन जिनमें वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है, और उसका वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा होता है। ये दो कंक्लूजन हमारे यहाँ से निकलते हैं इस लॉ को देखते हुए। बात आई समझ में? यही क्या है, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए इसी फॉर्मूले को ना हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे दोनों टर्म इन्वॉल्व है, एक्स ए और एक्स बी। कभी कभी क्या होगा ना कि मुझे केवल एक कंपोनेंट दे देगा, मतलब एक ही का मोल फ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, दूसरे वाले का मुझसे हिडन करके रखेगा। तो ऐसे केसेस के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहीं पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है ये यहाँ पर ही मैं लिखे रहने देता हूँ,
आपको मालूम है कि सॉल्यूशन के लिए एक्स ए और एक्स बी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि एक्स बी कितना होगा तो आप बोलोगे 1 माइनस में एक्स ए के बराबर। इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब देखिए एक्स बी की जो वैल्यू है ना वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी आता, तो एक्स बी की जगह मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ 1 माइनस में एक्स ए। ठीक है, अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी माइनस में पी नॉट बी इंटू में एक्स ए, यहाँ पर बन गया। अब देखिए इसमें एक्स ए इन्वॉल्व है, इस वाले टर्म में एक्स ए इन्वॉल्व है, तो इसमें से एक्स ए हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ होगा पी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे देखो एक्स ए, तो एक्स ए कॉमन मैंने ले लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ क्या बचा पी नॉट ए, और इसमें से कॉमन लिया तो माइनस यहाँ क्या बचा पी नॉट बी। सिंपल मैथमेटिक्स, एक्स से बाहर कॉमन आ गया और प्लस देखो ये पी नॉट बी अलग से, तो प्लस का पी नॉट बी यहाँ पर बचा रह गया। समझ में आई बात। तो ये देखिए जो एक्सप्रेशन बनी, इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये हो जाएगी पी एस मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट बी ये वाला टर्म प्लस यहाँ पे बन जाएगा मेरे लिए पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन बन रही है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन का टर्म इन्वॉल्व है, किसका, एक्स ए का। साथ ही साथ में आपको पी नॉट बी और पी नॉट ए मतलब ए और बी दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मालूम है। तो इस वाले टर्म को यूज करके भी आप आसानी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा, ए के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से देखो अगर हम बी के लिए लिखना चाहें इसी इक्वेशन को, किसके लिए, बी के लिए, तो बी के लिए जब लिखेंगे तो देखो क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए लिखें बी के लिए अगर, तो पी एस इज इक्वल्स टू, देखिए बी के लिए जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या है पी नॉट बी, तो अब बी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा पी नॉट ए। सिमिलरली प्लस लगाएंगे, अंदर देखो जहाँ ए है वहाँ बी कर दो, तो पी नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, माइनस में यहाँ बी है तो क्या हो जाएगा ए, पी नॉट ए, और इनटू में अब बाहर किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स बी का। तो ये वाली जो इक्वेशन बनी इसी के सिमिलर है, और ये ए के रिस्पेक्ट में और ये बी के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात। यहाँ देखिए दोनों टर्म इन्वॉल्व है और यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन का टर्म इन्वॉल्व है, तो आसानी से कैलकुलेशन करने में जो ये वाले फॉर्मूले हैं ना ये ज़्यादा इजी होते हैं रिलेटिव टू दीज फॉर्मूलाज। तो ये वाले आप ज़्यादा बेहतर होगा याद रखना, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बिकॉज ये मेन स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ के लिए। तो अब ऐसे सॉल्यूशंस का स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि Raoult's law for the solutions containing non-volatile solute express that the vapor pressure of solution is equals to the individual vapor pressures of A and B in the solution। समझ में आ गई बात। यहाँ से एक टर्म आपका और ये खत्म हो गया, राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिनमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए राउल्ट्स लॉ के अगर हम लिमिटेशंस की चलिए यहाँ पर लगे हाथ बात कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये हमने समझ लिया, किन किन टाइप्स के सॉल्यूशंस के लिए हम इसको लगा सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि ये कुछ लिमिटेड टाइप के सॉल्यूशंस के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है, उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर लगे हाथ। राउल्ट्स लॉ एक तो हम केवल उन्हीं सॉल्यूशंस के लिए लगा सकते हैं जो इमिसिबल है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अब इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या, इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से रिएक्शन ना करते हो। ठीक है, कहने का मतलब कि ये ए है और बी दो लिक्विड है मेरे पास, अगर मुझे इन पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना है इनके सॉल्यूशन पर, तो ये बात जरूरी है कि ए बी के साथ या बी ए के साथ रिएक्शन ना करे, इमिसिबल हो। क्योंकि भाई अगर ए और बी आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ तीसरा ही बन जाएगा सी डी, और मुझे लगाना किस पे था ए बी के ऊपर, तो मैं अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब भी राउल्ट्स लॉ लगेगा किसके लिए, इमिसिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड्स जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं उनके लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को
उन्हीं को हम केवल आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक बात आप ये भी याद रखना, ठीक है, कि अगर आपसे कभी पूछे आइडियल सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर आपसे कभी इस वर्ड में कुछ भी पूछ ले कि आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, तो आप आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो हर कंडीशन पर, हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के लिए राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ जब भी हम यहाँ लगा रहे हैं ना, आपने एक चीज ध्यान नहीं दी ये कि टेम्परेचर जो होगा ना वो हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। जिस टेम्परेचर पर मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर किया था, उसी टेम्परेचर पर मुझे सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर मेजर करना होगा, क्योंकि वो भी प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर की वैल्यू के लिए राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात? वो क्या हुआ? आइडियल। तो अब जो फॉलो नहीं करता उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो हो जाएगा मेरे लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ना, मतलब ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं। अब ये डेविएशन क्या होता है, किस तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में कि राउल्ट्स लॉ से नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से डेविएशन शो करते हैं। तब तक के लिए आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको रफली एकदम रिवाइज कर लेना, और पीछे भी जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनका भी रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं तो फिर आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ रिवाइज करते रहना, नोट्स अपने एकदम प्रॉपर अच्छे से बनाना, कोरोना वायरस से बचना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना, धुलते रहना, आसपास सफाई बनाए रखना। अब यार सारे प्रिकॉशन मैं ही नहीं बताऊंगा, खुद कुछ भी पढ़ लेना टाइम मिले तो। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक आपको करना ही करना है, ताकि अगली क्लास में मुझे भरपूर एनर्जी में देखो। टिल देन बाय।